हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, यूपी टेट 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पर्यावरण अध्ययन सेक्शन में जो ईवीएस का जो सेक्शन होता है उसमें जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो साबुन का विस्थापन होता है वो होता है रीठा। रीठा क्या होता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पादप उत्पाद जो है साबुन का विस्थापन वो कौन सा है, रीठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन रीठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। मतलब जो कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए स्नेही माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम जिसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी, या इसके अलावा संपीडित प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, संपीडित प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं हम लोग सीएनजी। सीएनजी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वो क्या कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जीव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, कई बार आ चुका है जो यूपी टेट का एग्जाम होता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन होती है वो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कैसे होता है, किस में होता है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, या फिर पराग कोष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग कोष में। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पराग कोष में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जो जैविक समुदाय होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाकाहारी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शाकाहारी। शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैविक समुदाय में। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्वर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाली औषधि कौन सी है। क्वेश्चन आया हुआ था ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो औषधि है वो कौन सी है। ऑप्शन दिए गए थे ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, या फिर लिप 52। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरासीटामोल। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। पैरासीटामोल हम लोग आमतौर पर जो फीवर होता है उसमें हम लोग देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दही निर्माण के लिए सूक्ष्मजीवी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन अच्छा है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं कार्ल-मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वन, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम जो रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आलू, प्याज, अदरक ये क्या है।
ऑप्शन दिए गए हैं जड़, जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्कपत्र। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तना। जो आलू, प्याज और अदरक होते हैं वो क्या होते हैं, वो तना होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन दिए गए हैं स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। क्वेश्चन है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, विषाणु या फिर पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या होता है, पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये जितने भी 30 क्वेश्चन हैं ये पूरे 2015 में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें ईवीएस सेक्शन में ये पूछे गए थे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन उन्हीं को आज लेकर हम आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास प्रथम चरण उपभोक्ता, नेक्स्ट ऑप्शन है द्वितीय चरण उपभोक्ता, नेक्स्ट है तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो हरे पौधों पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो होते हैं उत्पादक, और जो उन हरे पौधों को खाते हैं, जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लेग क्या है। जो फ्लेग है वो क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास गिवन है विषाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जीवाणु जनित बीमारी। क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी। जो फ्लेग होता है वो क्या होता है, जीवाणु जनित बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था आया हुआ था, गैसीय अपशिष्ट है। जो गैसीय अपशिष्ट है वो क्या है। ऑप्शन गिवन थे सब्जी एवं फलों के छिलके, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, थर्ड ऑप्शन था खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और फोर्थ ऑप्शन था लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो दोस्तों जो गैसीय अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, लकड़ी कोयला से जो जलने वाला धुआं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था चौथा ऑप्शन लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन से पौधे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। ऐसे पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे होंगे, या फिर ऐसे पौधे जो बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे होंगे, या फिर ऐसे पौधे जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होंगे, या फिर कायिक जनन द्वारा जो वितरित होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ये दूर दूर तक पौधे प्रसारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो क्या कहलाता है। जब क्वेश्चन है समझ लेते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे किसी सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो जीव क्या कहलाता है। दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों सेकंड ऑप्शन सहभोजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहभोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ये आया हुआ था, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक साइकिल चल रही है जो खाद्य सीरीज होती है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का जो पोषण तल होगा, मोर का जो पोषण तल होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो 2015 का जो यूपी टेट हुआ था उसमें ईवीएस सेक्शन में जो खाद्य श्रृंखला बनती है, क्या बनती है, खाद्य श्रृंखला जो बनती है उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। किससे, खाद्य श्रृंखला से। ये भी क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर कहां पर होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो यहां पर जो संगमरमर होता है वो क्या होता है? संगमरमर कायांतरित टाइप का एक सेल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, कायांतरित सेल कौन सा है? संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर होते हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो लवण होता है, क्या होता है? लवण, वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो होता है वो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा देख लें से। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? मतलब जो कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बालुई मिट्टी, जिसे हम लोग बलुआ मिट्टी भी कहते हैं, बालुई मिट्टी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सीटेट होता है उसमें जो पेडागोजी का सेक्शन होता है, जो सीटेट होता है उसमें पेडागोजी का सेक्शन बहुत ही कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पेडागोजी से। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे पेडागोजी के EBS सेक्शन में। तो मोस्टली जो होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन पूरे यूपी टेट के एग्जाम में पेडागोजी सेक्शन से आते हैं। लेकिन जो सीटेट का पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें 50% क्वेश्चन पेडागोजी से ही आते हैं। तो यहाँ पर ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। अब ऑप्शन आपके पास है, या एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जो इसकी विशेषता निरीक्षण विधि की नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी सही है, मनोवैज्ञानिक विधि है निरीक्षण विधि। सेकंड ऑप्शन है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है कि जो निरीक्षण विधि होती है वो प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। दोस्तों ये बात यहाँ पर सही नहीं है, जो शिक्षक होता है वो एक प्रशासक के रूप में यहाँ पर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये बात क्योंकि गलत है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, शिक्षक प्रशासक के रूप में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन दिए गए, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। जो प्रेक्षण विधि है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं? ऑप्शन आपके पास दिए गए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। अगला ऑप्शन है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इकोसिस्टम की
सही परिभाषा क्या है, जो इकोसिस्टम होता है उसकी सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है किसी स्थान का अजीवीय घटक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ये थोड़ा सा मिल रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो ये यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सूटेबल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव समुदाय, ऐसा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। जो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन दिए गए थे, शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, पहला ऑप्शन क्या था, शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना। दूसरा ऑप्शन था शरीर का भार कम होना, शरीर का भार कम होना। तीसरा ऑप्शन था हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन था वो था हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सीस्मोग्राफ उसे हम लोग बोलते हैं कि जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होता है। ये सौरमंडल से लिया गया था क्वेश्चन। सूर्य के निकटतम जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए थे मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बुध। जो बुध होता है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये तो था सूर्य के निकटतम ग्रह। अगर हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होता है, जो पृथ्वी होती है उसके निकटतम ग्रह कौन सा होता है, तो उसके निकटतम ग्रह होता है जो मंगल होता है। तो मंगल पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है, बुध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, 30वां क्वेश्चन था गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर किससे संबंधित है, शेरों से संबंधित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है या गिर राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन आपके पास गिवन थे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर कहाँ क्या होगा, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।